से कामयाब रहे हैं। इसके बाद अब इस थेरेपी से और भी मरीजों के इलाज की तैयारी हो रही है और जब तक कोरोना की दवा या टीका नहीं बनता है, यही कोरोना का इलाज है। और अब खबर गुजरात की। गुजरात के पाटन में कोरोना से जुड़ी एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पाटन में कोरोना के कुछ ऐसे मरीज सामने आए जो दूसरी बार इस महामारी की चपेट में आए हैं और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके 3 मरीजों की रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव आई है। इन तीनों मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कुछ दिन पहले तीनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अब उन तीनों की रिपोर्ट दोबारा कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले कल भी पाटन में कोरोना से ठीक हुए 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यानी पाटन में अब तक कुल 5 ऐसे मरीज सामने आ चुके हैं जो दोबारा कोरोना की चपेट में आए हैं। ये वो मरीज हैं जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे और फिर कोरोना नेगेटिव हुए और अब जांच के बाद ये 5 फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के डबल अटैक वाले इन मामलों में पाटन समेत पूरे गुजरात के स्वास्थ्य महकमे और सरकार के होश उड़ा दिए हैं। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, इन 5 का पॉजिटिव आना एक बार फिर से क्या दिखा रहा है? क्या इस बीमारी में फिर से आप पॉजिटिव हो सकते हैं, उसकी गुंजाइश तो हम देख ही रहे थे, लेकिन क्या अस्पताल की तरफ से कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई चेकिंग में, चेक करने में? देखिए, इस बारे में प्रशासन आश्वस्त है कि जो उनकी रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सही थी और दूसरी बार भी जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल सही है। पर जिस तरीके से वायरस का ट्रेंड हम देखें तो पहले जिस तरीके सामने थी कि लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वायरस में लक्षण होने चाहिए, लेकिन उसके बाद कई ऐसे मामले आए जिसमें कोई भी लक्षण नहीं थे, बावजूद पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन ये पाटन का जो कल 2 मामले आए और आज जिस तरीके से 3 मामले आए, तो 5 मामलों में ऐसा है कि जहाँ पर पॉजिटिव आए उसके बाद उनका इलाज हुआ, फिर नेगेटिव आए उसके बाद डिस्चार्ज हुआ और क्वारंटीन सेंटर में वापस जब उनका रिपोर्ट किया गया तो पॉजिटिव गया। तो निसंदेह प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और जो ट्रेंड जो हो रहा है वायरस का उसको लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। जनक, रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच अहमदाबाद के निगम आयुक्त ने लॉकडाउन खत्म होने पर देश के कोरोना मरीजों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका जताई है। अहमदाबाद के निगम आयुक्त विजय नेहरा के मुताबिक 4 दिन में अगर 2 गुने केस हुए तो 15 मई तक 50 लाख और 31 मई तक 8 लाख मरीज हो जाएंगे। विजय नेहरा के मुताबिक 4 दिन में 2 गुने हो रहे केस को अब 7 से 8 दिन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जनक, अब इस कोशिश के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, चेजिंग द वायरस नाम की उनकी जो मुहिम थी और जो जिस तरीके से नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि अगर ये जो ट्रेंड है, पहले ऐसा था कि 4 दिन में 3 दिन में दुगने मामले होते थे, फिर कोशिश हुई कि 4 दिन में मामले दुगने, और अब कोशिश ये है कि 7 से 8 दिन जाए तभी उसका दुगना रेट हो। नहीं तो अगर जिस दिन लॉकडाउन खुला उसके बाद अहमदाबाद में ही 50,000 जितने मामले सामने आ सकते हैं 15 मई तक, और अगर ये लगातार चलता रहा तो 31 मई तक 8 लाख जितने मामले सामने आ सकते हैं। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन उनकी कहना यह है कि हमारी कोशिश यही है कि हम जो 4 का रेशियो है उसको हम 7 तक ले जाए और मैक्सिमम रीच बढ़ाकर मिनिमम जो कैजुअलिटी या मोर्टालिटी हो उसकी कोशिश उनकी ओर से, प्रशासन की ओर से हो रही है। लेकिन रिक्वेस्ट ये भी है कि इसमें जनता भी उनके साथ है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कई मामले हैं जिसमें फॉलो करो, ये भी बहुत सारी बातें उन्होंने आज आयोग के सामने रखी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल कमांडरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सेनाओं की तैयारियों और कोरोना से निपटने में सशस्त्र बलों के योगदान पर चर्चा की। राजनाथ ने सभी कमांडरों से कहा कि संकट के हालात में सैन्य तैयारियों में किसी तरह की कोताही न बरती जाए और सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सभी संभव कदम उठाए जाएं। तो कोरोना पर सेना की तैयारी पर यह मंथन किया गया, क्योंकि जिस तरीके की जंग इस वक्त देश लड़ रहा है, बहुत जरूरी है कि हमारी सेना जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार रहे। स्थिति अगर कुछ भी आती है भविष्य में तो वहां पर 20 अप्रैल से कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति इस आधार पर दी गई है कि मौजूदा दिशा निर्देशों का एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन हो। परंतु इन दिशा निर्देशों की गलत व्याख्या के कारण कुछ आशंकाएं खासकर इंडस्ट्री के मन में थी कि फैक्ट्री में कोविड पॉजिटिव केस पाए जाने पर
फैक्ट्री के सीईओ को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सजा हो सकती है या फैक्ट्री को 3 महीने के लिए सील किया जा सकता है। इसलिए कल गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि 15 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जरूरी ये है कि सभी वर्क प्लेसेस, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में राष्ट्रीय निर्देश, स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूरी तरह से अनुपालन हो। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को 24 मार्च के दिशा निर्देशों में अनुमति थी, उन उद्योगों को फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन से पहले चलाने का लाइसेंस था, उनको फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि दिशा निर्देशों के बारे में सही जानकारी इंडस्ट्रीज और फील्ड यूनिट्स तक पहुंचाएं, ताकि लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 6 इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया था, जो अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। जो टीमें पहले से जा चुकी हैं, उनमें से 2 का फीडबैक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंदौर की टीम ने रिपोर्ट किया है कि इंदौर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 जोन बहुत क्रिटिकल हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। टीम ने पाया कि किट्स, पीपीईज, मास्क और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। लॉकडाउन का भी अनुपालन ठीक ठाक है। इसके अलावा टीम ने दिव्यांगजनों के लिए स्थापित सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स, हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, पीडीएस की दुकान, माइग्रेंट कैंप्स इत्यादि का भी दौरा किया। आईएमसीटी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, जैसे कि जनप्रतिनिधि, एनजीओज, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, किसान, ट्रेडर्स इत्यादि। टीम ने एक और वहां पहल देखी। मंडी को डीकंजेस्ट करने के लिए सरकार ने सौदा पत्र की सुविधा दी है, जिसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान बिना मंडी जाए गेहूं व्यापारियों को बेच सकता है। आईएमसीटी ने मेदकवास गांव में सौदा पत्र डायरेक्ट एग्री मार्केटिंग का उपयोग कर चुके किसान और ट्रेडर के साथ इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी ली। आईएमसीटी निरंतर प्रशासन के साथ चर्चा कर रही है कि किस प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग की मॉनिटरिंग को और भी पुख्ता की जाए, टेस्टिंग और सैंपलिंग फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, सौदा पत्र के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए और स्लम्स एवं बस्तियों में पौष्टिक राशन की सप्लाई बढ़ाई जाए। टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया। अब मैं आपको मुंबई की आईएमसीटी टीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। आईएमसीटी ने धारवी, गोवंडी और वडाला के स्लम एरियाज का दौरा किया। धारवी के कंटेनमेंट जोन में उन्होंने पाया कि चूंकि लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रतिबंध के बावजूद उन्हें घर के बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि उपयुक्त लोकेशंस को ढूंढकर उन पर पोर्टेबल टॉयलेट्स को लगाया जाए, जिससे कि कम्युनिटी टॉयलेट्स के अनुपात में वृद्धि हो।
धारवी में प्रशासन होम क्वारंटाइन पर निर्भर है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया कि लगभग 2000 से 3000 लोगों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की सुविधा का उपयोग किया जाए, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए और स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सर्वेलेंस टीम्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। टीम ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन वगैरह का भी दौरा किया और सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर एनजीओज के साथ काफ़ी विचार विमर्श किया। आईएमसीटी ने इस पर भी चर्चा की कि किस प्रकार नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का मुद्दा हल किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री और सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सभी आईएमसीटीज अपने सुझाव और विचार राज्य सरकारों के साथ साझा कर रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम मिलकर स्थिति में सुधार लाएं और कोविड-19 को फैलने से रोकें। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल से भारत में कोविड-19 की टोटल एडिशनल संख्या 1684 केसेस आए हैं, which takes our total confirmed cases to 23,077. Total cases under medical supervision are 17,610. कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, which takes कि हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। जहां तक वो जिले हैं जिनमें अभी तक कोई केस आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि वे जिले ग्रीन जोन में ही बने रहें और कोई भी इंपोर्टेड केस उस जिले में ना आए। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूअस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि लाइफ सेव करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है। पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं। इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की, एनकरेज करने की बहुत ज़रूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने देश में किए एफर्ट्स के बारे में अपना यात्रा को साझा किया। उन्होंने विशेष रूप से ये हाईलाइट किया कि भारत के मैनेजमेंट एफर्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंटेनमेंट एफर्ट्स इन दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बातचीत की। उन्होंने रेड क्रॉस से सफिशिएंट ब्लड स्टॉक्स को इंश्योर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरत हो तो डोनर्स को पिक और ड्रॉप करने जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएं। उन्होंने रेड क्रॉस को सुझाव दिया कि वे रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें जिन्हें ब्लड डोनेशन के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है। उनसे प्राप्त कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को कोरोना अफेक्टेड पेशेंट के अर्ली रिकवरी के लिए भविष्य में यूज़ करने का स्कोप हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए कोविड-19 सेवा ट्विटर हैंडल शुरू करने की घोषणा भी की, जिससे कि ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा रियल टाइम में ऑथेंटिक हेल्थ और पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पंचायत के सरपंचों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सरपंचों ने लॉकडाउन मेजर्स को मेंटेन रखने के से संबंधित अपने अनुभवों और प्रयासों को भी शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के दौरान ही हम बेस्ट और सच्चा पाठ सीखते हैं और कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है, जो है आत्मनिर्भरता। उन्होंने पंचायतों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर मजबूत करने के लिए और बेटर विजिलेंस के लिए कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी अपील की। आज हम लोगों के साथ डायरेक्टर एनसीडीसी डॉक्टर एसके सिंह और साथ ही मेंबर नीति आयोग डॉक्टर वीके पाल भी उपस्थित हैं। वह चेयरमैन है एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप 1, जो कि मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्दर ऐड करें। धन्यवाद। एनसीडीसी प्लीज फर्स्ट। आज मैं आपको भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सर्विलेंस और रिस्पांस सिस्टम, जो कि पूरे हमारे देश के 734 जिलों और 37 राज्यों में फैला हुआ है, इस पर बीमारी में किस प्रकार ये सर्विलेंस सिस्टम अपना योगदान दे रहा है और किस प्रकार इस सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से हम न केवल राज्यों से बीमारी के डाटा को एकत्र कर पा रहे हैं, बल्कि साथ ही उस डाटा का हम इफेक्टिव एनालिसिस करके, जिसमें कि एपिडेमियोलॉजिकल। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम आंकड़े और किस तरीके से सरकार की रणनीति है कोरोना से लड़ने की, वो बताते हुए नजर आए। वहीं दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में बन गया है। जहांगीरपुरी इलाके में अब तक 80 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में कोरोना के 46 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इससे पहले जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक की एक गली में 31 मरीज मिले थे, जिसके बाद आसपास के हर व्यक्ति की जांच की गई, जिसके बाद गुरुवार को 46 नए मरीज सामने आए। इससे पहले जहांगीरपुरी में रहने वाले 6 पुलिसकर्मी और 1 पुलिसकर्मी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस बीच कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके जहांगीरपुरी से हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में 46 कोरोना मरीज मिलने के बाद पूरा इलाका सील है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ दिखली। पुलिस और प्रशासन की सारी तैयारियों के बाद भी जहांगीरपुरी के लोगों पर कोई असर दिखा नहीं और वो कोरोना के खतरे के बीच सड़कों पर घूमते दिखे। इस दौरान ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की और कई लोग तो वहां बिना मास्क लगाए ही पहुंच गए। जहांगीरपुरी में कोरोना हॉटस्पॉट होने और लोगों की भीड़ बढ़ने पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली के कुछ इलाकों में कोरोना ने अपने पैर ज्यादा पसारे हैं। लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कांटेक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। सर, तो जो मामले आए हैं एक तरह से माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है दिल्ली या लोकल स्प्रेड जो हमने बताया ना, लोकल स्प्रेड का ये सिम्टम है कि इकट्ठे एक जगह से काफ़ी सारे केस जो कि आपस में क्लोजली निट हैं। एक परिवार के लोग हैं तो सबको हो सकता है, एक मतलब कुनबा बड़ा है तो सबको हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनको हो सकता है। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि जहांगीरपुरी जैसे जो इलाके हैं और जो छोटी गलियां हैं वहाँ लोगों का अभी भी निकलना जारी है। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई चूक हो रही है लोगों नहीं, इसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप घर से बिल्कुल मत निकलिएगा। दोनों देखो, पुलिस का एंगल तो है ही, पुलिस भी कोशिश कर रही है, पर लोगों को भी बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि देखिएगा ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे तो आपको भी, आपके परिवार को भी और काफ़ी लोगों को हो सकती है। दिल्ली में पुलिस का एक वीडियो भी इसी बीच सामने आने के बाद विवाद और खड़ा हो गया। इस वीडियो में कुछ पुलिस वाले एलजी के आदेश का हवाला देकर अजान देने से मना कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल और द्वारिका रोहिणी इलाके के डीसीपी को पत्र लिखा और कहा कि अगर एलजी की तरफ से ये कहा गया है कि अजान ना की जाए तो इस आदेश की कॉपी दिखाई जाए। इसके बाद पुलिस की तरफ से सफाई दी गई। पुलिस ने कहा कि समझाने के लिए गलती से एलजी का नाम दरअसल ले लिया गया
और अजान पर कोई रोक नहीं है, जबकि मस्जिद में जमा होने से रोका जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट कर कहा कि अजान पर पाबंदी नहीं है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है, अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिजी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया है एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता चलेगा। नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। किसी भी कीमत पर अजान होगी, उठा के ले जाऊंगा भाई। साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर देखिए, ठीक है? आप एलजी साहब एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विवाद पर सरकार का पक्ष रखते हुए एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लॉकडाउन में मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा होने या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर पूजा आदि के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी है। दिल्ली के बाद अब बात मुंबई की। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में धारावी में एक और मरीज की मौत हो गई। वहां पर कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 213 पर पहुंच गई है। कोरोना की वजह से इंग्लैंड ने अपने यहां होने वाली सभी तरह के व्यावसायिक क्रिकेट को 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया है, जिसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी अपना इंग्लैंड दौरा टाल दिया। तो आपको बता दें, दरअसल कोरोना के प्रकोप से ही बचने के लिए तमाम देश कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से ही इंग्लैंड ने अपने यहां होने वाले सभी तरह के जो व्यावसायिक क्रिकेट है उसको 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया है, जिसके बाद महिला क्रिकेट टीम ने भी अपना इंग्लैंड दौरा टाल दिया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की जांच के लिए खराब रैपिड टेस्टिंग किट वापस भेजी जाएगी। हर्षवर्धन ने कहा कि खराब रिजल्ट की शिकायत के बाद केंद्र ने ऐसे किट लौटाने का फैसला किया है। हर्षवर्धन ने कहा कि खराब किट के एवज में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर उसको तुरंत देश को रोकने के लिए कहा। और ICMR ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज़ किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं, और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की तस्करों के जरिए भारत पर हमला करने की साजिश का पर्दाफाश किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को हथियार बनाकर समुद्र में भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की फिराक में है। पाकिस्तान भारत के पश्चिमी तट के रास्ते भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश में है। हाल ही में समुद्री रास्ते में पाकिस्तान की कई नावें पकड़ी गईं, जिनके जरिए श्रीलंका और मालदीव के तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये साजिश किस तरीके से रची गई और अब पर्दाफाश होने के बाद किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, जिस तरह से भारतीय तट जो है पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया है नौसेना की तरफ से, कोस्ट गार्ड की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान जो है उसकी जो अंडरवर्ल्ड है वो लगातार तस्करी जो है भारतीय जो इंडियन वाटर है उसके थ्रू जो है वो करता था। और अभी जो खबर आ रही है, जो खुफिया रिपोर्ट में जिस चीज को मेंशन किया गया है उसमें यह है कि अब पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ के जो एस्टेब्लिशमें है, वो उन अंडरवर्ल्ड के लोगों को जो कि तस्करी के काम में लिप्त हैं उनको जो है बाकायदा इस बिना पे कि जो अरब सागर में सिंध प्रांत के पास कुछ एक बंदरगाह का क्षेत्र है, वहाँ पे अपने काम को अंजाम देने के लिए उसके एवज में भारतीय जो ऐसे जहाज हैं या ऐसे मछुआरे हैं उनको अटैक करने के लिए जो है कहा गया है। सीधे तौर पर निशाना जो है पानी के रास्ते जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितने भी ऐसे स्मगलर्स हैं, खासतौर पे कि जो कि तस्कर हैं, जो पानी के रास्ते उनको रूट बहुत बेहतर अच्छे तरीके से पता होता है, और ऐसे में उन रूट के जरिए जो है पाकिस्तान चाहता है कि जो भारत के वहाँ पे जो शिप्स हैं या ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट है तट के आसपास, उनको जो निशाना बना जाए, और इसी के चलते जो है ये नई जो है साजिश जो पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। आप बाजी कहां गए जब पूरी दुनिया में, देश में लड़ाई हो रही है कोरोना पर, तो यहाँ पश्चिम बंगाल में ताकत बताई जा रही है। अरे आपकी इतनी, आपकी लक्ष्मणी रेखा ये आप कैसे क्रॉस कर गए? शाम 5:45 पे बात करेंगे भैया जी में। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। में होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अब